नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बुधवार को लेह लद्दाख में वो हुआ जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। बंद था, प्रदर्शन था, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई और जो टारगेट बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को, और जो वहां की काउंसिल का दफ्तर है, क्षेत्रीय परिषद का, उसको निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। और जब झड़पें हुई तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और इस पूरे क्लैश में 4 लोगों की मौतें हुई और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनका कहना क्या था, या इन प्रदर्शनकारियों का कहना क्या है? ये कहते हैं कि केंद्र के अधीन जो इस समय लेह लद्दाख है उसको राज्य का दर्जा दिया जाए। जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी, 35A हटाई गई थी, तब जम्मू को और घाटी को मिलाकर के एक राज्य रखा गया था, हालांकि उसको भी केंद्र के अधीन रखा गया, और लद्दाख को अलग कर दिया गया और इसको केंद्र के अधीन यानी केंद्र के शासन वाला प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में बाद में चुनाव हुआ, अब वहां पर एक चुनी हुई सरकार है उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में। जिस समय लद्दाख को केंद्र के अधीन लिया गया था कि यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो वहां अच्छी खासी खुशियां मनाई गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब ये भी राज्य की मांग कर रहे हैं, यानी यहां भी विधानसभा होनी चाहिए, यहां भी चुनाव होने चाहिए, यहां का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मांग क्यों की जा रही है? और मांगों की इनकी फहरिस्त भी लंबी है। जरा आज इस पर चर्चा करेंगे, इसके पीछे ताकतें कौन सी हैं, और जो कभी नहीं हुआ वो यहां हो रहा है। तो कहीं ये जो नेपाल में अभी हमने हिंसा देखी है, ये नेपाल की हिंसा की तर्ज पर तो यहां सुलगाने की कोशिश नहीं हो रही है। अभी मैंने प्रोग्राम में बैठने से कुछ समय पहले ही कर्नल अजय रैना से बातचीत की है। हालांकि वो जम्मू में रहते हैं, लेकिन वो लेह में भी रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वहां मेरे बहुत सारे मित्र हैं और जो कुछ ये चल रहा है वहां पर, ये डीप स्टेट की कारस्तानी है। सोनम वांगचुक की जो कुल गतिविधियां हैं वो बहुत संदिग्ध हैं। ये फरवरी में पाकिस्तान होकर के आया है, ये मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने के लिए ढाका भी गया था, और अब उसने यहाँ पर ये तमाशा शुरू करवा दिया है। सूचना तो ये भी मिल रही है कि जो घायल हैं उनमें कांग्रेस के भी शायद 1 या 2 नेता हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी इस पूरे प्रदर्शन को एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी आशंका है। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज। धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ रहे हैं और वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेंद्र जी अभी जुड़ेंगे, लेकिन क्यों ना पहले कर्नल अजय रैना के साथ जो मैंने बात की है उसके जरा कुछ अंश सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे।
में हुआ है, ये क्या है? इसके पीछे कौन है? कुछ कुछ खबरें तो आ रही हैं कि कुछ कांग्रेस के नेता थे, घायल भी हुए हैं, उनमें से एक तो उनको अस्पताल भी भेजा गया है। ये इसके पीछे का कुल मिलाकर के मकसद क्या है? नेपाल बनाना चाहते हैं क्या? ये डीप स्टेट की कारस्तानी है ओमकार जी। मैं तो लेह में रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वहाँ पे। लेह उसी तरीके लद्दाख जिसमें लेह और कारगिल दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कारगिल बेसिकली शिया मुस्लिम डोमिनेटेड है और जंस्कार इलाकों को छोड़ के, और लेह बेसिकली बुद्धिस्ट है, हालांकि यहाँ भी 55-45 रेशो है। तो इनमें इनकी शुरू से डिमांड थी कि हमें भाई तुम कश्मीर की गुंडागर्दी से बचाओ, जो हम जम्मू वाले आज हम रो रहे हैं। तो पहले हम जम्मू और लद्दाख वाले दोनों रोते थे। फ़र्क ये था कि लद्दाख 70% हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का 70% जियोग्राफिकल एरिया लद्दाख का था, लेकिन इनको ग्रांट्स मिलती थी 2 से 3%, 4%, 5%। ना ढंग का कॉलेज, ना बिजली। 2014-15 तक जब मैं वहाँ से निकला हूँ, 2014 के बाद बिजली आई है वहाँ पे। वहाँ पे बिजली नहीं थी ओमकार जी, 4 घंटे जनरेटर चलता था रात को, लेह जैसे शहर में। और आपको कोई भी घर में 15 एम्पेयर का प्लग लगाना अलाउड नहीं था, पकड़े जाओ तो फाइन होता है। हीटर अलाउड, इतनी सर्दी आप हीटर और ब्लोअर नहीं चला सकते बिकॉज जनरेटर पर दम पड़ता था, प्रेशर। इनकी डिमांड थी हमें यूटी बना दो। इस सरकार ने 2019 में उनको यूटी बना दिया, तो बड़े खुश हुए, ढोल पताके बजे। अब एकदम से डिमांड खड़ी कर दी हमें स्टेट बना दो। पॉपुलेशन इनकी 3-3.5 लाख टोटल है। पूरा कारगिल और इलाका बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन है नहीं। तो अब 3-3.5 लाख की तो 2 सीट बनती है एमपी की। नो 2 नहीं, 1 नहीं बनती, 10 लाख की सीट एक है ही हमारी। बनती है, एक एक ही दो असेंबली की सीट्स बनती है ढंग की। हाँ। तो आप उसमें स्टेट बनाने लगे। फिर एक थोड़ा टेक्निकल इशू ये भी था कि 95% पॉपुलेशन वहाँ शेड्यूल ट्राइब है, और शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो है भारत का, उसने इस सरकार ने नियुक्त किया था। उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि 95% आप इसको शेड्यूल कास्ट वो है, तो इसको शेड्यूल कास्ट एरिया का स्टेटस दे दो, उसमें थोड़ा सा इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और तीसरी डिमांड इनकी आने लगी कि भाई लद्दाख में वर्किंग सीजन सिर्फ 4 महीने तक सीमेंट से काम कर सकते हो। उस महीने साल में 8 महीने आप सीमेंट से काम नहीं कर सकते। आपने लिपाई की, प्लास्टर किया, रात को जैसे ही टेम्परेचर गिरा, आपका पूरे का पूरा प्लास्टर के अंदर पानी जम जाता है और अगले दिन प्लास्टर नीचे गिर जाता है। तो इनका ये था कि आप सेंट्रल से स्कीम आती है, यूटी है भी सेंटर के नीचे है, गवर्नर जी के पास आती है, एलजी के पास, फिर डीसी के पास आती है। तो डीसी साहब उसको जब तक आगे टेंडर वेंडर करते हैं, वो सारा समय निकल जाता है। और जब टेंडर, जब फंड का टाइम आता है, काम करने का टाइम आता है, वर्क ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आता है, तो सर्दियाँ शुरू हो गई होती हैं। हम काम नहीं कर पाते, और अगली सर्दी आने से, खत्म होने से पहले 1 अप्रैल आ जाता है, क्योंकि लद्दाख में सर्दी जाके अप्रैल मई में जाके खत्म होती है, और नेक्स्ट ईयर का बजट स्टार्ट होता है, पहले कल फंड खत्म हो जाते हैं। तो जो इस बार हमने टेंडर किया, ठेका किया, उसके लिए फंड ही नहीं है। तो उनका ये डिमांड था कि भाई ऐसा करो कि हमें आप ना पंचायत लेवल पे फंड दे दो, हर पंचायत डिसाइड करेगी कि हमने कौन सी सड़क कहाँ बनानी हो। उसमें खतरा ये है ओमकार जी, सेंसिटिव स्टेट है। चाइना का वहाँ पहले इन्फ्लुएंस था, पहले, अभी भी है। इन्फ्लुएंस इन सेंस कि लद्दाखियों को लगता है कि जैसे कश्मीरी भारत को पाकिस्तान करके ब्लैकमेल करते हैं, तो इनके पास एक ब्लैकमेल टूल है कि कुछ ज़्यादा नौबत आएगी तो हम चाइना करना शुरू कर देंगे, तो भारत घबरा जाएगा। तो इन्होंने ये जो पूरा इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो सपोर्ट ही नहीं करता कि स्टेट बन जाए। पंचायत वाला जो उनकी डिमांड है, वो इसलिए सपोर्ट नहीं हो सकती कि कल को अगर भारतीय सेना के लिए सड़क कहीं गांव से बन रही हो, और वो जो सरपंच है, उस पंचायत वाले लोग अगर ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि चाइना के साथ एमयू करके बैठी है, तो हो सकता है सड़क ही ना बनने दें। तो इतनी लिबर्टी भी नहीं, पर ये सारी चीज़ें निगोशिएबल हैं। तो इनकी टॉक्स चल रही थी। इस साल वो टॉक्स शुरू में ख़त्म हो गई, ब्रेकडाउन हुआ था। अभी सरकार ने 3 दिन पहले कहा कि आप अपने प्रतिनिधियों को भेजो दिल्ली, 6 अक्टूबर को बात करके देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ एक करेक्टर है सोनम वांगचुक, जिसको डीप स्टेट ने 3 इडियट मूवी का हीरो बनाया, उसको पॉपुलर बनाया। मैं उस इलाके में रहा हूँ और मैं जे.एंड.के स्टेट का, मैं भी उसको लाइक करता हूँ। उससे स्कूल जाओ तो बड़ा अच्छा। उसने 2018 में बोला कि मैं एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट लर्निंग खोलूंगा, मुझे ज़मीन चाहिए। तो वहाँ ज़मीन खुली पड़ी, बंजर, सरकार ने दे दी। क्लॉज ये था उसमें कि भाई आपने इतने इतने टाइम के अंदर इसके ऊपर सारी कार्रवाई शुरू करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। उस भाई साहब ने, जिसको कि क्लियरली वो अभी फरवरी महीने में पाकिस्तान गया हुआ था क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस रन करने, वो हर जगह जाता है जहाँ पे हम नहीं जाते। तो वो भाई साहब ने कुछ नहीं किया, दुनिया भर वो से
वो यूनुस से भी मिलके आया है। यूनुस का दोस्त है वो, यूनुस का तो खास जी। दोस्त है वो। तो उसने कुछ नहीं किया, तो इस बार डीसी साहब ने कहा आपका जो क्लॉज हो गया एक्सपायर, ना तो आपने काम शुरू किया, आपने और तो और अलॉटमेंट के बाद उस जमीन की लीज जो करानी थी रजिस्टर वो भी नहीं करवाई, तो वो कैंसिल कर दी। तो वो बैठा हुआ था अनशन पे। जैसे ही सरकार ने अनशन पे बैठा, कोई इसका साथ नहीं देता, तो होते हैं 150 हर बार होते हैं। जैसे दिल्ली ने कहा कि 6 अक्टूबर को आप आओ हमसे बात करो, उससे लगा वो ले, मैं तो रह गया साइड पे, क्योंकि लद्दाखियों ने अपनी अपेक्स बॉडी कारगिल में अपनी और लेह में अपनी उन्होंने अपेक्स बॉडी चुनी हुई है और उनके नुमाइंदे जाके दिल्ली में बात करेंगे। तो एकदम से उसको अपना जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था, उसकी जो पावर थी वो निकलती हाथ से निकलती नजर आई। तो यहाँ दंगा हो गया। शाम को कहता कि मैं अनशन बंद कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं, पता नहीं लोग कहाँ से आए। अब लद्दाख ऐसा इलाका है कि बाहर वाले आ ही नहीं सकते, शक्लें नहीं मिलती। बिल्कुल बाहर वाला बिल्कुल। आगे दंगा। नेपाल में क्या था जी, नेपाल में जी आगे बाहर से आगे, इधर से आगे उधर से आगे, काफ़ी सारी पॉपुलेशन बॉर्डर के। लद्दाखियों के जो फीचर्स हैं वो लद्दाख में ही हैं, वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे, ना जम्मू में ना कश्मीर में। तो बाहर से कहाँ से आए। तो ये, और कांग्रेस का जैसे आपने कहा उस लीडर का फोटो भी आया और वो भी आया। तो सीधी सीधी बात है, डीप स्टेट गेम खेल रही है। उनका प्रतिनिधि जो हमारे भारत में घूम रहा है पप्पू, वो आज कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, जेनजी की बात कर रहा है, बच्चों को उकसा रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। और मेरे को लगता है कि अभी एक टाइम आ गया कि भारतीय सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये जो खुले कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं गलियों में, इनको रोकना पड़ेगा। ये तो नहीं तो बच्चों को मरवा के गुमराह करके बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं 2 मिनट में। कोई किसी जॉब नहीं मिल रहा, किसी के नंबर अच्छे नहीं आए तो उसको रहा ये ठीक है, पत्थर मार लेते हैं गली में। और वहाँ की पॉपुलेशन बाय नेचर इतनी पीस लविंग है, नॉन वायलेंट बुद्धिस्ट है। 47 में जब पाकिस्तान आर्मी लेह से 10 किलोमीटर दूर आके रुकी और अगले दिन लेह आना था, तो भारतीय फौज की छोटी टुकड़ी वहाँ पहुंची थी। तो उन्होंने कहा था लोगों को, आओ मैं हमारे साथ मिलकर लड़ो, हम 20-22 लोग हैं, तुम आ जाओ। उन्होंने कहा जी हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम तो लड़ते नहीं। तो फिर एक फैसला किया लिया कि लेह से 100 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ एक नया गांव खाली जगह पड़ी थी, इनको सबको वहाँ शिफ्ट किया जाए और भारतीय सेना यहाँ लड़ेगी। जब उससे पहले अटैक हो गया, ये निकल नहीं पाए, फिर फौज बाई एयर आई और फिर हमने लद्दाख को बचाया। तो वो लोग जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बुद्धिज्म उनको मना करता है, आज वो आगजनी कर रहे हैं, दफ्तर जला रहे हैं। सीआरपीएफ जो ना जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना कि वो पूरे भारत के फौज हैं, उसमें लद्दाखी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, जम्मू वाले भी हैं, बिहारी भी हैं, उनकी गाड़ी जला ली आपने। तो एक्सटर्नल डिज़ाइन है, इन लोगों को गुमराह करके यूज़ किया गया है। सोनम वांगचू का मेरे ख्याल से कहना कहीं इसमें रोल है, क्योंकि उसकी ज़मीन चली गई और जगहसाई अलग से हुई। और वो पाकिस्तान फरवरी में क्यों गया, जब हमारे स्ट्रेंड रिलेशन उनके साथ। और जिन लोगों को ये अवार्ड मिलते हैं ना, मेरे साथ से अवार्ड फलाना अवार्ड है, उसको मिले हुए हैं, तो वो सारे के सारे केजरीवाल से लेके हम अपनी लिस्ट निकाल के देखेंगे, वो सारे वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं। तो ये डीप स्टेट की गेम है ये। अभी कुछ ही समय पहले मेरी बात हुई थी कर्नल अजय रैना के साथ और उन्होंने बहुत डिटेल बताया, इसकी बैकग्राउंड बताइए। धीरेन्द्र जी, लगता नहीं कि ये नेपाल की तर्ज पर जैन जी को आगे करके एक टेस्ट गेम शुरू किया गया है, और वो भी लद्दाख की पहाड़ियों से, जो बहुत शांत माना जाता रहा है। देखिए, ये कुछ ना, इसको तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इतने लंबे समय से जैन जी और तमाम चीज़ें ये जो हम लोग देख रहे थे, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, और ऐसी जगह जो बहुत सेंसिटिव है। वो इसलिए है कि शांत ज़रूर है लेकिन सेंसिटिविटी उसकी कम नहीं है, क्योंकि वो चाइना के साथ भी आपके, और इस जो हाल फिलहाल में सब हुआ वो श्योक रिवर और तमाम वो वहीं है, गलवान से लेके तमाम इलाके हैं। यानी वो जो तिब्बत के इलाकों से या उन सब से ये बहुत करीबी मामला है। दूसरा ये कि 2019 में इसको वो बनाया गया था, एक जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी। महबूबा मुफ्ती ने वहाँ की जो जिस तरह की आबादी थी उसका जो चेंज करना शुरू किया था, जिस तरह से वहाँ बाहर से जो लाके मुस्लिम्स बसाने की पूरी कोशिश की गई थी। और अब वो वहाँ एक भी जिला मतलब बहुत बाहुल्य नहीं है, लेह को जो कहा जाता था वो भी बहुत बाहुल्य नहीं है। कारगिल में जो है मुस्लिम शिया मुस्लिम से उनका कंसंट्रेशन है, तो वो बहुत ही सेंसिटिव जिला था। फिर उसमें 5 जिले और बनाए गए जो 2024 की वजह से, क्योंकि उन सबको वहाँ 0.47 से भी कम का एवरेज है जो आबादी है वहाँ 4.7।
जो पर किलोमीटर में, यानी ये सबसे ज्यादा थिनेस्ट बसा हुआ इलाका है। वहां की आबादी अगर 2011 में देखेंगे तो 1,74,000, 1,00,000 कुछ थी, और अब जो है वो 3 लाख के करीब मानी जा रही है। अब ऐसे में आपको एक स्टेट देना, उस पर बातचीत भी चल रही थी, आपको बहुत सारे स्टेटस, बहुत सारे वो जो है दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें उनको दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दी गई। लेकिन ये जिस तरह से किया गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो दफ्तर है वो बहुत बाहर है, शहर के बाहर है। चूंकि मैं वो तमाम वैली को घूमा हुआ हूँ और मैंने उस वैली को चुनाव के वक्त कवर भी किया, और जब 2019 में भी ये सब हो रहा था तो उस वक्त भी हम लोग उसको कवर कर रहे थे। यहाँ तक कि जब चाइना के साथ गलवान वाला मसला हुआ तब भी मैं लेह में था। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जनक स्थिति है जिसमें जाने गई। इसके अलावा जो वो सूची 6 में आने की बात कर रही है, तमाम चीजों पर डिस्कशन था, लेकिन सोनम वांगचुक जो है, अब एक समय उसको जो है ये चूंकि इस देश के मीडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने देखी है कि किसी को राई भर के उसको इधर से उधर खिसकाने पर उसको प्रोमीथियस साबित कर देते हैं, उसको हरकुलिस साबित करने लगते हैं, बिना ये जाने कि इसका कितना प्रपोर्शन है। तो वो एक जो एक कैरेक्टरिस्टिक था कि भाई ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट है, वहाँ तमाम उसके ऊपर बात करता है, लेकिन उसको बियॉन्ड द वो जो लार्जर देन लाइफ की इमेज बनाना वो बहुत लंबे समय से चल रहा था, और बीच बीच में आप देख रहे थे कि उसके इस तरह के अटपटे बयान आते थे। तो देखिए, सरकार को ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वहां बहुत ज्यादा वो नहीं किया जा सकता। मैं अभी दूसरे चैनल्स देख रहा था, एक ऐसी जो खास तौर से जिन पर वो लोग बैठते हैं जिनको ये घटना जो है ये लग रही है कि देश की जनता आपे से बाहर हो चुकी है, और राहुल गांधी जी के जो आह्वान है उस पर बाहर निकल चुकी है, और मोदी को अब ये समझना होगा कि इस तरह से नहीं चल सकता। तो ये जो एक बहुत बड़ा अनपैरेलल और अनगवर्न्ड और अनडिसिप्लिन्ड ये जो एक लाइन खड़ी हो गई है, इस पर सरकार को अब वाकई बात करनी पड़ेगी, ओपनली बात करनी पड़ेगी। और ये इशारा है कि अगर आप ये बातें नहीं करते, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज सेल्फ रेगुलेशन नाम का कोई शब्द होता नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। तो जो मीडिया को या इसके नाम पर जो गार्ब है, चूंकि आपने देखा होगा कितनी जबरदस्त भीड़ जो है, अचानक वो कुछ भी कोई भी बोल रहा है, और उसको जरूरत नहीं कि उसने कभी पढ़ी हो या की हो, इससे कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी कह सकता है, लोग उसके साथ कहीं भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत सारे मुझे लगता है कि घटनाओं का समुच्चय है, और ये कोई एक घटना नहीं है, ये बहुत सारी घटनाएं मिल गई हैं और उसका एक रूप देख रहे हैं, और इसमें 101% कहीं ना कहीं पूरी साजिश निकलेगी, चाहे आप उसको अभी देख लें या कुछ देर बाद निकल आएगी, क्योंकि वो मैंने दफ्तर देखा हुआ है, शहर के बहुत बाहर है, इंटेंशनली उसको किया जाएगा। जब आप उसको जलाना चाहते हैं तभी वहां भीड़ पहुंचेगी। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं दर्शकों को बता दूं, वीरेंद्र जी के पास जाने से पहले इनकी 4 मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी सूची अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, कारगिल और लेह 2 अलग लोकसभा सीटें बनाई जाएं, और सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, सोनम वांगचुक नाम के इस प्राणी की चर्चाएं पहले भी बहुत हो चुकी हैं, अब फिर ये लाइमलाइट में आया है, और पाखंडी इतना बड़ा कि जैसे ही हिंसा हुई वैसे ही इसने अपना अनशन खत्म कर दिया जो 15-16 दिन से चल रहा था, क्योंकि जवाबदेही तो इसी की आएगी कि ये ड्रामा तुम ही खड़ा किया हुए हो यहाँ पे, और तुम्हारे ही लोगों ने जाकर के ये आगजनी की है, और सीआरपीएफ से लेकर के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, और बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया जाकर के, क्षेत्रीय परिषद के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। जी, इसका आप 5 साल से इसकी तारीफ सुन रहे थे और पाकिस्तान से इसके रिश्ते भी सुन रहे थे, लेकिन आज पहली बार इसने परफॉर्म किया है। और ये डीप स्टेट का ऐसा एसेट है जो भारत में खुल के घूम रहा है, जो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, लेकिन पार्टी का संरक्षण उसको है। कांग्रेस के जो स्थानीय जो लोकल काउंसिल के मेंबर थे,
आज उनके फोटो भी आ गए हैं, वो हथियार लिए बकायदे उस भीड़ में घुसे हुए हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी का भी के प्रवक्ता को मैं टीवी चैनल पे सुन रहा था, जो उनकी चिर परिचित लाइन है कि आपने जो है जो आर्टिकल 35A में बाहरी लोगों के बसने की पे ऊपर जो पाबंदी थी, वो पाबंदी आपने हटा ली है। वो बड़ी संख्या में बाहर के लोग वहां आके बस रहे हैं, और वहां पे स्थानीय सरकारी नौकरियां जो थी, 1275 जॉब हैं, उन पे आपने कोई भर्ती नहीं की है। तो कुल मिलाकर के जो जो कम्युनिस्ट पार्टी का और लेफ्टी लोगों का जो स्थायी स्ट्रैटेजी होती है, वो तो दुनिया में एक ही होती है। वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे, और इस सिंह वांगचुक को बकायदा डिफेंड कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि भाई अगर वो पाकिस्तान चला गया तो क्या हो गया, इससे वो आईएसआई का आदमी थोड़ी हो गया, कल मैं नॉर्थ कोरिया चला जाऊंगा तो क्या मैं कोरिया का आदमी हो जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के ये जो राहुल गांधी को जो एक लॉन्ग अवेटेड एक अच्छी खबर चाहिए थी, जो नेपाल में जो भी हुआ है इस महीने जेन जी को लेकर के, और जो वहां तख्ता पलट हुआ है, जो वहां हिंसा हुई है, तो कम से कम और उनके प्रवक्ता कह भी रहे थे टीवी चैनलों की डिबेट में कि ऐसा यहाँ भी होने वाला है। तो कम से कम उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, चलो कुछ तो हुआ, लद्दाख में हुआ, लेकिन हुआ तो सही। अभी लद्दाख में हुआ है, फिर श्रीनगर में होगा, और फिर पंजाब में होगा, फिर हरियाणा में होगा, फिर आग दिल्ली आएगी। ये उनकी कामना है इसके बारे में। तो ये जो है एक वेकअप कॉल है, और गंभीर घटना है। और यहाँ पे ये भी बात बताने की जरूरत है, जैसा धीरेन्द्र जी कह रहे हैं, कि जिस तरीके से दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक शाहीन बाग में दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर के जिहाद किया गया, और नरेंद्र मोदी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर इस बात का दबाव था उनके मतदाता वर्ग का कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और लोग जो है 100 में 98 बार नेगेटिव बात को ज्यादा पसंद करते हैं। और तब ये कहानी चलाई गई थी कि चूंकि दिल्ली विधानसभा में चुनाव है, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो जाए, इसलिए मुसलमानों को जिहाद करने की छूट दी जा रही है। उसी तरह की परिस्थिति यहाँ भी डेवलप हो रही है, और सरकार के ऊपर अभी दबाव बनेगा कि आप इन उपद्रवकारियों पर और इन इन प्रदर्शनकारियों पर, जो बिना किसी एक ठोस आधार के इतनी बड़ी हिंसा क्यों कर रहे हैं, तो ये एक सरकार के सामने ट्रैप ले करते हैं। ऐसा ही ट्रैप बांग्लादेश में ले किया गया। शेख हसीना वाजिद उस ट्रैप में फंस गई, और उन्होंने छात्रों पे फायरिंग का आदेश दिया, छात्रों की मौत हुई, और अंततः उनको सरकार छोड़नी पड़ी। यही हुआ नेपाल में, वहां पर भी फायरिंग हुई पुलिस की ओर से, वहां भी छात्र मारे गए, अंततः वहां सरकार गिर गई। तो और भारत में सिविल अनरेस्ट को, अराजकता को पैदा करने के लिए ऐसा प्रयास लगातार किया जा रहा है, यूपी में, महाराष्ट्र में, और वो कभी किसान कानून के नाम पर, कभी नागरिकता कानून के नाम पर, अब तो नया शुरू हो गया आई लव मोहम्मद। आपने देखा ही है कि ये मामला यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में किस तेजी से फैला है, और किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये एकाएक जो है ये इस अभियान का, ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकालने का, और ये नारे लगाने का कि सरतल से जुदा और गुस्ताखे रसूल की सजा, इसका प्रोवोकेशन क्या है, इसका आधार क्या है, ये शुरू कैसे हुआ? नोबडी हैज एनी आइडिया। और यहाँ तक कि जो वाराणसी में कल जो जुलूस निकला, उसमें तो बच्चे थे, 12 साल, 15 साल, 16 साल के, जो जानते भी ना होंगे कि हम वो क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये फिर से जो है, देश ठीक ठाक चल रहा है, देश में जो है स्टेबिलिटी है, और इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम लेवल पे है, 2% पे है। और 22 तारीख से जो है त्योहार का मौसम शुरू हो गया है। जीएसटी के रेट में हिस्टोरिक लो आया है। एक दिन में 11,000 कारें बिक रही हैं, 80,000 क्वेरीज आ रही हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि बाय द एंड ऑफ जुलाई, बाय द एंड ऑफ दीपावली, जो टोटल कारों की बिक्री की संख्या होगी, वो कई लाख में हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो इकोनॉमी में बूस्ट आ रहा है, जो इकोनॉमी में बूम आ रहा है, जो एक हल्का सा जो उत्साह की कमी देखी जा रही थी, और जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, टू रिवाइव द एनिमल स्पिरिट ऑफ द कंज्यूमर। So that animal spirit have been ignited by the slash in the GST rates। ये तो हो गया है। तो अब इसको कैसे माहौल को बिगाड़ा जाए, और फिर
और एक वितंडा और खड़ा किया है कांग्रेस के कुछ नेता जगताप हैं, उन्होंने कहा है कि जो शाहरुख खान को जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, ये केवल बिहार चुनाव के पहले एक ये मामला मुस्लिम अपीसमेंट का है, इसलिए अवार्ड दिया गया है। जब उनको बताया गया कि ऐसा अवार्ड तो 2007 में भी मिला है और 10 में भी मिला है, 13 में भी मिला है, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा कि तब वो मामला दूसरा था, अब मामला दूसरा है। तो खैर हर तरफ से कैसे समाज में गर्मी पैदा की जाए, समाज और मैंने आपसे पहले भी कहा, जो वो लेफ्टी होते हैं, इनका साल में 12 महीने ये प्रयास रहता है कि कभी समाज का जो है नॉर्मल टेम्परेचर में ना रहे, किसी ना किसी मामले में हमेशा आग आग सुलगती रहनी चाहिए। तो आज ये सफल हो गए लद्दाख में, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो है और अब इनकी तैयारी होगी कि कम से कम अगर अगर बीजेपी रूल स्टेट में नहीं हो रहा है तो अपने ही राज्य में करवा लो, हरियाणा में तेलंगाना में करवा लो, कर्नाटक में करवा लो, हिमाचल में करवा लो, लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। और इस समय नवरात्र चल रही है और कोई जस्टिफिकेशन, कोई आधार, कोई औचित्य इस समय है ही नहीं कि किसी किस्म का हिंसक पॉलिटिकल एजिटेशन किया जा सके देश में। हालांकि आज जिस तरीके का प्रस्ताव पारित किया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पटना में, उसमें भी जो है खूब खूब भरी हुई है बारूदी सुरंगें, आपने देखा होगा अगर उसको पढ़ा होगा। इट इज फुल जी ऑफ हाँ। लैंड माइन। जी राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखा ही देते हैं दर्शकों को, जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी हाँ। संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये जय हिंद के साथ इन्होंने ये एक ट्वीट किया था। लेकिन धीरेन जी, आज या कल इन्होंने एक और ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि वोट चोरी का काउंटर करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लेकर के आए हैं। यानी लोगों को अगर वो राहत दे रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमने इनकी वोट चोरी पकड़ी थी। जी। दरअसल किसी भी शख्स को अगर किसी तरह का एक मेनिया हो जाए तो आप उसको कुछ भी समझाते रहिए, वो हर चीज में देखेगा। ये भी कह सकता है कि यूएनओ में जो तमाम नेताओं ने, चाहे वो प्रोबेंतो हो, चाहे वो ये अपने क्या नाम ट्रम्प हो, उन सब ने इस तरह के बयान इसलिए दिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है ध्यान हटाना चाहते थे यहाँ से, इससे वोट चोरी से। क्योंकि अभी उनके जो कुछ अलग अलग लेफ्टिनेंट आजकल जो सबसे बड़ी बात तो ये मुझे दिखती है कि इस पूरे देश में एक नैरेटिव, और नैरेटिव काटने में कई जगह बीजेपी कमजोर पड़ती है। पूरे देश में किए पूरा नैरेटिव है कि साहब वो उनकी भाई उनको सुनाई नहीं दे रहा, कोई बोल नहीं सकता है मोदी के, इन सब के खिलाफ कोई भी। लगातार ऐसे कम से कम 10 वीडियो अभी आप देख सकते हैं जो अभी लाइव चल रहे थे, जिनमें पूरी तरह से इसलिए गाली दी जा रही थी देश के पीएम को और कायर या तमाम चीजें कही जा रही थी कि वो गए नहीं, कहीं ट्रंप उनको धमका ना दे। अगर वो चले जाते तो वहां दूसरा वो रखा हुआ था नैरेटिव कि साहब वो उस समय गए जब देश में इस समय पंजाब में बाढ़ आई हुई है। तो ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को तोड़ने में वो कमजोर होते हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी इस बड़ी चीज को बार बार हर चीज से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं तो एक बचपन में कहानी सुनता था कि भाई एक आदमी को जो है स्कूटर चलाने का ज्यादा शौक हो गया, और इतना ज्यादा शौक हो गया कि अब उसको मेडिकेशन की जरूरत पड़ने लगी। तो उसको उसके घर के लोग पकड़ कर ले गए, यंग बच्चा था। डॉक्टर ने पूछा, हाँ भाई तुम क्या करना चाहते हो? कहने साहब स्कूटर चलाना चाहता हूँ। कहने तुमको परेशानी क्या? कहने साहब स्कूटर चलाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा यार इसको जो है 5-7 दिन रखो अंदर, ये ठीक हो जाएगा, इसको दवाई ववाई उन्होंने कहा कि। तो उसके घर वालों ने कहा कि साहब ये कितना? कहने नहीं यहाँ छोड़ दो 5-7 दिन में। अब जब उसको अंदर ले जाने लगे उसको लगा यार ये समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर पागल है क्या,
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अंदर ले जा रहा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे कल परसों में, एक दिन में रह के अंदर बाहर आएंगे। फिर दोबारा उसको अगले दिन बुलाया गया, उससे पूछा गया हाँ भाई, अब एक दिन में आदमी थोड़ा तो कंफ्यूज हो ही जाता है कि भाई ये क्या हुआ। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि हाँ भाई क्या करोगे। कहने लगे साहब अब आप छोड़ देंगे, जो आके अपना पुराना धंधा करेंगे ना सर, जाके खड़ा होऊंगा, घर की वो करूंगा। उसने कहा और क्या करोगे। कहने माँ बाप की सेवा करेंगे। कहने और क्या करोगे। कहने शादी करेंगे सर। और वो उसने कहा और क्या करो। कहने और क्या करना है, स्कूटर चलाएंगे। उसने डॉक्टर ने कहा कि इसको पकड़ो साले, उसको वापस ले गए साहब। अब उसने सोचा यार हमको पता नहीं क्यों डॉक्टर ये बार बार ले जा रहा है, तो उसको थोड़ा धीमा हो गया 3 दिन में, और थोड़ा उसका कसबल थोड़ा कम हुआ। डॉक्टर ने पूछा हाँ बताइए, हम आपको छोड़ रहे हैं, बताइए क्या करोगे। तो उसने सोचा यार ये आदमी ऐसे ही पागल है, डॉक्टर ये इधर उधर कुछ करेगा। उसने कहा कि अरे कुछ नहीं साहब, हम घर यहाँ जाएंगे, कुछ काम धंधा कर लेंगे। डॉक्टर ने कहा हाँ लग रहा है ठीक, तो थोड़ा सा हुआ है। कहने नहीं और कुछ करेंगे। कहने नहीं साहब अब कुछ नहीं, जब आ गए तो माँ बाप की सेवा कर लेंगे साहब, और क्या है। कहने कुछ और भी करेंगे। अरे कहने साहब कुछ नहीं करेंगे, माँ बाप कहेंगे तो शादी वादी हो जाएगी, बच्चे बच्चे पढ़ा लेंगे। उसने अरे वाह बहुत ठीक है भैया, आप और कुछ नहीं करोगे। कहने नहीं सर समय बचेगा तो स्कूटर चलाएंगे। उसने फिर जो किया तो डॉक्टर ने कहा इसको अंदर बंद करो। अब वो पूरी तरह टूट गया। 7 दिन हो गए। उसने कहा यार ये डॉक्टर जो है लगता है बाहर जाने नहीं देगा, मतलब ये मोदी हो गया है लगता है। तो उसके बाद 7वें दिन जो है वो आए बाहर, तो उन्होंने डॉक्टर ने पूछा भाई क्या करेंगे। कहने साहब आप छोड़ देंगे तो कुछ कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे। डॉक्टर ने कहा हाँ कुछ ठीक सा लग रहा। कहने नहीं बाहर जाके कुछ करोगे। कहने साहब कुछ नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कहने लगे नहीं, और डॉक्टर को लगा कि कहने नहीं नहीं कुछ तो और करोगे। कहने डॉक्टर साहब हम कुछ नहीं करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं करोगे। कहने डॉक्टर साहब कुछ नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है तो अब आप जाओ अपने घर। कहने डॉक्टर साहब जाऊं। कहना हाँ। तो बस उसने किया आओ तो फिर बैठो स्कूटर पे ढूं करके, कहने आओ डॉक्टर साहब को बैठाने लगा। तो ये हर चीज में इसको कोई भी चीज हो रही हो वोट चोरी, और जबकि ये पूरी दुनिया समझ चुकी, कोर्ट समझ चुकी, सब समझा के हार चुके कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आज उनको भी देख रहा था, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता उन पत्रकारों के क्योंकि उनमें कई मेरे सीनियर हैं। मैं ये सोच रहा था कि ये आदमी पूरी जिंदगी हमको समझाते रहे रिपोर्टिंग क्या है, तो इनको ये तो पता होगा कि इसमें क्या है। वो कह रहे हैं कि 6000 वोट कम हुए, चुनाव आयोग कह चुका, सब चीजें कह चुके, दिया जा चुका कि 47 वोटों को गिनता, इसके बावजूद वो झूठ है। तो ये इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के जहन पे ये मेनिया चढ़ा हुआ है और वो हर बात को इसी बात में होगा। मैंने क्या कहा कि कल को वो ये भी कह सकता है, जैसे उसमें कह रहे थे कि 4-5 लोगों ने हिंदू मुस्लिम बनाया हुआ एंकरों ने, और उसकी वजह से मोदी की सरकार चल रही है। ये बात एक मतलब जो अलग अलग पोजीशन पे रहे मीडिया में वो कह रहे थे। तो मैं सोचने लगा कि यार ये आदमी इतना ज्यादा डफर हो सकता है कि भाई 5 आदमियों के वोट इतने ज्यादा होंगे। तो वो सब चीजें उसी का हिस्सा है सर। मैं जरा दर्शकों को 2 वीडियो दिखाता हूं जो जारी किए हैं अमित मालवीय ने। अमित मालवीय आईटी जो सेल है बीजेपी की उसको हेड करते हैं। ये कांग्रेस के काउंसलर हैं जिनका वीडियो उन्होंने जारी किया है। क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। 미만한 줄에 닥상아 호스피탈 랭주 내가 다 닥상이 제 프레스 컨퍼런스 되도가 아직도 닥사이가나 직접 프레스 컨퍼런스 아프디오 마 컨트롤 마 보가 자타 이카가타 되네 아장축 마누낭 아네돌마 미스카 호스피탈 닥사 이카가 에드밋 송주 스켓 파상 कांग्रेस बीजेपी थमा बोरियाले पॉलिटिक्स थमा बोर दिरिंग नती म्यू लाई काई उनिजिका 콩 시스국당 누가 쪽 시스국당 세 दुख से चोक गया ले बीजेपी पसंद का देना आती या जंगल पाने पे हिंदू होते। ये ओपनली यूथ को इकट्ठा होने का आह्वान कर रहे हैं। दूसरा वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, ये सोनम वांगचुक का है। ये क्या कह रहे हैं सुनिए। मारा खमरदिया नंगस्ताक जादगो शिजनो तोंपा तांदरिया तेने छंपा ठठी नाचोक्स जारिनी नो मतलब कोविड चोक्से नादगुना जर्जे से जिक्सपाइन ओक्तेजाम निमां को जोमना ते पेंगे जुचेराक निजे कानेमेत इचोक्स मास का तागाजात तेने इचोक्से नादवत मिजार्जे छाचेजिनो याले या तेना चोक्सा तेने मा नित्सान योंग्यान चेजिनो लुंगराक योंग्यान चेजिनो ते चोक्स गुन्नेश कपचे से पिया ते इचोक्से टीवी जिगां गोनसालाजात मा खक्चाने नो राय खमरदे पिया तेने टीवी या युनुगुनेता तेने ये प्रदर्शनकारियों को कह रहे हैं कि आप मास्क लगा करके आइए, सिर को ढक करके आइए, यानी
प्लान पूरी थी। यानी कांग्रेस और वांगचुक मिलकर के काम कर रहे थे वीरेन जी। बिल्कुल। अब तो भाई पिछले 6 सालों में किसान आंदोलन हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर, और ये नागरिकता कानून को लेकर के दिल्ली में जो शाहीन बाग में जिहाद हुआ, और जिस तरीके से संविधान चोरी और आरक्षण चोरी और वोट चोरी, ये सब जो चल रहा है पिछले 5 साल से अधिक समय हो गया, 6 साल हो गया, उसके बाद भी आपको कोई शंका है कोई कि हर देश के खिलाफ, देश में अराजकता पैदा करने का, देश में अस्थिरता पैदा करने का, देश में निर्वाचित सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने का, देश में निर्वाचित सरकार की साख पे चोट पहुंचाने का, ऐसा कोई काम देश में नहीं हो रहा है पिछले 11 साल में जहां कांग्रेस मुख्य भूमिका में न रही हो। तो जो आपने वीडियो दिखाए हैं, ये भी तो वही है, और क्या है। यानी एक साजिश रची जा रही है, और इसी साजिश का हिस्सा मुझे लगता है कि ये भी है जो हम आई लव मोहम्मद देख रहे हैं आजकल जगह जगह। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि कोई आज तक ये नहीं बता पाया कि एकाएक जो है ये नया नारा के आने का औचित्य क्या है, आधार क्या है। भाई, या तो कोई मुसलमानों पे दबाव रहा हो कि हमें अपने मजहब के ऊपर खतरा है, तो वो इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने आई लव मोहम्मद का नारा दिया है। तो ऐसी कौन सी घटना देश के किस हिस्से में हुई है जहां उनके मजहब के ऊपर कोई दबाव आया हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उनको कोई चिंता हो या उनको कोई तनाव हो? ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है। तो ये सब उसी धीरेन टूल का है कि देश को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। धीरेन जी, आप अंत में कोई टिप्पणी करना चाहें? दरअसल कुछ भी इस्तेमाल करते हैं जिहादी, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये समझने की बात है, और मेजॉरिटी को ख़ास तौर से, क्योंकि जिस पैगंबर साहब की शान में कोई चीज़ होने पे नाराज़गी हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, सर तन से जुदा होते हैं। पोस्टर पर लिखा था, कभी तेरे नाम पर जंग हुई तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। ये तहज़ीब हाफ़ी का शेर है, पाकिस्तान के शायर का, जो उन्होंने एक लड़की के नाम पर लिखे हुए शेर थे। तो आप इन सब को गौर कर सकते हैं कि ये सब सिर्फ बहाने हैं। ये एक कल्ट है, मुझे बहुत टफ टिप्पणी मैं कर रहा हूँ, जो सिर्फ पॉलिटिकल और एक तरह की नृशंसता को जस्टिफाई करने के लिए घूमती है। और ये बात यूएनओ में आपको सुनाई देगी जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इतना बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। तो मुझे लगता है ये बात सबकी आंखें खुलने की है, क्योंकि आई लव मोहम्मद द सेकंड एक्सपेरिमेंट है, कंटिन्यू बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जिसको इस देश में फिर से किया जा रहा है, फिर से समझने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और धीरेन्द्र पुंडीर जी, और कर्नल अजय रैना, उनका भी धन्यवाद जिनसे बात हुई। आप दोनों जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।